नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त वोटिंग जारी है। तस्वीर जरा आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर, जहां वो अपने वोट को कास्ट करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे। सबसे पहले नर्मदा में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी और इसी के साथ साथ मंदिर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए, न्यूज इंडिया की महा कवरेज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से आज का दिन बहुत खास हो चला है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं और पूजा पाठ में ली है। बुधनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि हम बात करते हैं मध्य भारत की, तो उस पर वर्चस्व रखते हैं। 36 सीटों पे 24 सीटें बीजेपी के काबिज हुई हैं। 12 सीटें कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट उनकी सीट है। देखिए, आज का दिन बेहद खास हो चला है और तमाम जो नेता हैं, चाहे बात कांग्रेस की कर ली जाए, चाहे बीजेपी की कर ली जाए, तमाम नेता अपने वोट को कास्ट करने से पहले भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही ये नजारा लगातार न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो फिलहाल देखिए इस वक्त तस्वीर, जहां नेताओं की साख क्या बचेगी या नहीं, आज का एक बड़ा फैसला किया जाएगा। तो आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सभी ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा है और इस बीच वोटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। शिवराज सिंह चौहान, जिनकी साख तो दांव पर लगी है और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान मौजूद और इसी के साथ देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं महिलाओं को। यदि हम बात महिलाओं की करते हैं तो महिलाओं के पक्ष में उन्होंने बहुत से वादे किए हैं महिलाओं को, चूंकि वोट बैंक महिलाओं को से रिझाने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है। साफ तौर पे आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं। और यदि हम बात चुनावी वादों की कर लेते हैं तो बीजेपी का संकल्प पत्र में जो 5 प्रमुख बातें सामने आई थी, उसमें मुफ्त राशन था कि गरीबों को 5 सालों तक मुफ्त राशन मिलेगा। किसानों से 2700 प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदा जाएगा। 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की जाएगी। किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना से उसी के साथ साथ लाडली बहना योजना की भी शुरुआत की थी। तो लाडली बहनों को पक्का मकान देने का वादा किया था और इन्हीं बहनों से मुलाकात करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश का चुनावी घोषणा पत्र जब जारी हुआ था, इसी के साथ साथ 5 साल तक मुफ्त राशन का वादा गरीबों के लिए। इस वक्त अपनी बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, सरों पर हाथ दे रहे हैं, क्योंकि लाडली बहना का जो उन्होंने ऐलान किया था, लाडली बहना जो एक अभियान चला रखा है, जो कि स्कीम चल रही है, उसमें पक्का मकान देने का वादा बीजेपी ने किया है। तो बीजेपी का एक बड़ा घोषणा पत्र था। और देखिए, इसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की पत्नी भी आप देख पा रहे हैं, सपत्नी इस वक्त वो मौजूद हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हाथ जोड़कर सभी से अपील भी है। तो बड़ा दांव खेला था महिलाओं के ऊपर भी और यूं कहा कि महिलाओं से कई बड़े वादे किए। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति ये होती है कि महिला वोट बैंक को किस तरीके से साधा जाए। और देखिए, यहाँ पर जो संकल्प पत्र है उस पर जिक्र भी किया कर रही है। उनका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है। और मैं तो बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरी असली ताकत है। और इसी मिट्टी में तो आप रहे हैं, इसी मिट्टी में इन लोगों का इस तरह से प्यार मिलना, क्या कहेंगे? इसी माटी के हम सब बेटा बेटी हैं
और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माताओं, बहनों, भाइयों और भांजे भाइयों सबका स्नेह मिल रहा है। यही मेरी असली ताकत है। तो यही असली ताकत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने कहा है कि इसी माटी में जन्मे हैं और यहाँ से अब आगे, ज्यादा लेकिन मुंह मीठा करने के लिए तैयार लाडली हैं। बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही, मैं देख रहा हूँ। लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को निकालेंगे आगे। अच्छा, वो आगे निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी को। लाडली योजना एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, लाडली बहना योजना कोई वोट के लिए नहीं थी, ये बहनों की जिंदगी बदलने के लिए है। लेकिन बहनों का जो असीम लाड, प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, वोटर्स के लिए आपको कोई मैसेज? अभी मैं पूजा करके आऊंगा, वोट डालने के बाद फिर करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री, देखिए, लगातार मध्य प्रदेश की हम जिक्र कर रहे हैं, वोट की अपील की जा रही है। वोट डालने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिक्र किया कि लाडली लक्ष्मी बहना की योजना की शुरुआत तो की गई है और बहनों को पूरा लाभ दिया जाएगा। तो फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जरा आप देखिए, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की है। अपने वोट को कास्ट करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। बता दें, जिससे ताल्लुक रखते हैं शिवराज सिंह चौहान, बुधनी विधानसभा क्षेत्र, जहां पे हम मध्य भारत का जिक्र करते हैं तो 36 सीटें आती हैं मध्य भारत, जिसमें बुधनी भी आता है जहां शिवराज सिंह चौहान हैं। 24 सीटें बीजेपी की इसमें दर्ज हुई हैं 2018 में। बात हम कांग्रेस की करते हैं तो 12 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। तो फिलहाल देखिए, चूंकि बात मध्य प्रदेश और बीजेपी की जम करते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की करते हैं, तो इस वक्त सभी के अपने अपने गढ़ हैं। इन गढ़ों को जो भी भेदता है वही चुनावी बाजीगर कहलाता है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नर्मदा में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, सब पत्नी, और उसी के साथ साथ जीत की एक उम्मीद भी है, क्योंकि घोषणा पत्र में जिक्र भी कुछ ऐसा है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। यदि हम मैनिफेस्टोज की बात करते हैं तो जहां महिलाओं पर फोकस किया गया, किसानों पर फोकस किया गया, वहीं कांग्रेस ने 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार वोटिंग जारी है। पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि पीएम ने कहा सभी वोट डालें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज मतदान है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आज 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य के हर क्षेत्र में मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। इस चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया, एक्स किया और एक्स पर लोगों से अपील की कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपना वोट जरूर कास्ट करें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग इस वक्त चल रही है। न्यूज इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इस पर्व को पूरे गर्मजोशी के साथ आप मनाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील है ये, सभी से वोट डालने की,
अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट किया, लोगों से अपील की। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील करी है कि लोकतंत्र में आप अपना सहयोग करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। एक एक करके तमाम जो दिग्गज हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमलनाथ की तस्वीर देखिए, कमलनाथ इस वक्त छिंदवाड़ा में मौजूद थे। कुछ वक्त पहले की तस्वीर जब उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया। छिंदवाड़ा से वह चुनावी मैदान में हैं, विधानसभा चुनाव में हैं और महाकौशल से संबंध रखते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर उनके घर की तस्वीर है, इंदौर स्थित, जहां वो मौजूद। चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें, तमाम अतिथि भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नेता हैं बीजेपी से, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, खेमचंद जी, इसी के साथ जयकरण वर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस से, और हमारे संवाददाता भी प्रदीप लगातार रायपुर से नजर बनाए हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, क्या लगता है इस वक्त कौन बाजी मारेगा? बहुत संक्षेप में आपसे पूछा है मैंने। दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार ने भी अच्छा काम किया है, राज्य सरकार ने भी अच्छा काम किया है। लोगों को विश्वास है हमारे नेता पे, हमारी नीति पे, हमारे रोड मैप पे, और जिस तरीके से हम लोगों ने लोगों के बीच में रह के काम किया है, लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम किया है, मैं आपको कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से रिपीट करने जा रही है और छत्तीसगढ़ में हम वापसी करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दोबारा से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप लाडली बहन योजना देखिए, किसानों की मदद देखिए, पीएम किसान की मदद देखिए, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजना है वो घर घर तक पहुंची। आज घर घर तक टॉयलेट है, आज घर घर तक बिजली है, आज घर घर तक पानी है, आज गरीबों को घर दिया गया है, आज युवाओं को काम दिया जा रहा है, आज जो वर्कर है उनके गाँव के पास ही उसको कंपलसरी काम मिले उसकी व्यवस्था की गई है। आज मध्य प्रदेश का जो कृषि प्रधान प्रदेश है, वहाँ की जो कृषि की उपज है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में सर्विस सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो एक के बाद एक वहाँ पे लग रही हैं और अपने काम को स्थापित कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश अपने आप को एक जो अंडर डेवलप्ड। आप खेमचंद जी भी मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी हम बात करते हैं। रुकिए, पहले चर्चा में सभी को लेके आ जाती हूँ मैं। जयकरण वर्मा जी, नेता कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयकरण वर्मा जी, आपको क्या लगता है, चूंकि यहाँ पर खेमचंद वर्मा जी कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ है, तो यानी कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं दीपिका जी, देखिए आपने अभी डेट के पहले बताने का काम किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार निवेदन किया जा रहा मतदाताओं को, लेकिन निवेदन किस बात का किया जा रहा है? क्या माननीय मोदी जी उनके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अगुवाई में जिनके मंत्री रहते हुए मोदी जी के काले कानून के कारण हजारों किसान हो गए, जो मंत्री एक शब्द किसानों के बारे में बोल न सका, उनके हक को रक्षा न कर सका, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जो शिवराज सिंह चौहान 15 साल से 20 साल से उत्तर प्रदेश की जनता का शोषण करते चले आ रहे हैं, तरह तरह के व्यापक जैसे घोटालों की वो जनता के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं, उनकी सीधी जैसी घटनाएं वहां शिवराज के नेतृत्व में हो रही है। तो क्या इस बात पर क्या माननीय मोदी जी ने या शिवराज चौहान जी ने या कृषि मंत्री जी ने क्या नोटबंदी पर वोट मांगा? क्या काले कानून पर किसानों की से वोट मांगा? क्या 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर मोदी जी ने अपना मुंह खोला? नहीं खोला जी। इसके मुद्दा विहीन हो गए हैं। मोदी जी के झूठ का घड़ा
लेकिन खेमचंद जी आगे हम बढ़ेंगे जरा ये भी बता दीजिए ना कि 2018 में हम मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, मौका तो आपको भी मिला था, सरकार आप भी नहीं चला पाए थे, क्या वजह रही थी? जरा रुकेंगे आप। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। पहले लाडली लक्ष्मी। तो शिवराज सिंह चौहान लगातार बात कर रहे हैं और जयकरण वर्मा जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी आपका रुख कर लेते हैं। खेमचंद जी, ये कहा जाता है मध्य प्रदेश के बारे में कि बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने गढ़ होते हैं यहाँ पर, और इन गढ़ों पर जिसने भी सत्ता हासिल करी, जीत हासिल करी, गढ़ उसका हो गया। तो देखिए, कई मायनों में देखा जाए कुछ गढ़ इस वक्त कांग्रेस के हाथ में है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते, जिसमें महाकौशल उसमें से एक है। जी, इम्पैक्ट मिनिमम है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव आज पूरे मध्य प्रदेश में है। अच्छा। और क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजनाएं हर जगह पहुंची हैं, वैक्सीनेशन हर जगह लगा है, पीएम किसान की मदद हर जगह जा रही है, टॉयलेट की व्यवस्था हर जगह हुई है, लाडली बहन योजना का फायदा हर जगह मिला है, किसानों को जिस तरीके से एडिशनल स्टेट की तरफ से मदद दी जा रही है वो हर जगह है। हर गांव में सड़क बनाने का काम किया है, हर गांव में नल से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। और ओबीसी, एसटी, एसटी, आदिवासी समाज, इन सभी की जो योजना है वो धरातल तक पहुंच रही है। इसीलिए एक नए समाज का निर्माण हुआ और वो है बेनिफिशियरी समाज। वो बेनिफिशियरी समाज हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, इवन कमलनाथ जी की विधानसभा में भी इस बार एक बाहर है कि बदलाव आना चाहिए, और बदलाव आना चाहिए और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नेता जीतना चाहिए। कमलनाथ जी लगातार जीत रहे हैं, लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन कमलनाथ जी ने अपना घर तो भरा, अपना विकास तो किया, लेकिन लोगों का विकास नहीं किया। आज भी वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आज भी वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें काम करना बाकी है। जयकरण जी, क्या कहेंगे आप? चूंकि मौका तो मिला था आपको, गलती कहाँ नजर आई थी उस वक्त आपको 2018 में? चलिए, बहुत गंगा में तो पानी बहुत बह गया और अब 2023 भी आ गया, वो गलतियां क्या दोहराई जाएंगी? चूंकि कमलनाथ बहुत सक्रिय जरूर नजर आए हमें। जी, आपका बार बार कहना है कि आपको मौका मिला था लेकिन आप सरकार नहीं चला। देखिए दीपक जी, आपको ये पता है कि जिस मध्य प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, उसको गिराने का किसने काम किया? हाँ, खाने का किसने काम किया? उसको खरीदने का किसने काम किया? ये मोदी जी के नाते हुआ है, हम दो हमसे दो के नाते हुआ। मोदी जी ने देश की संस्थाओं को बेच करके अडानी साहब के पास अपना पैसा डंप करने का काम किया है। उसी हमारे जो विधायकों को डरवा करके, खरीद फरोख्त करके और हमारी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को और अपनी सरकार बनाने का काम किया है। ये कह लीजिए कि हमारे घर को लूट करके उन्होंने अपना घर बनाया। तो देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि माननीय मोदी जी आपके झूठ के अलावा। बिल्कुल जय किशन जी, अभी वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है। हाँ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाना है मुझको। प्रदीप को भी ले लेते हैं जरा। प्रदीप हमारे संवाददाता लगातार खड़े हुए। प्रदीप, देखिए, लगभग अब जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जहां पे 8 बजे से मतदान शुरू होना था, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां भी शुरू हो गई है। फिलहाल स्थितियां क्या देख पा रहे हैं आप, जरा वो बताइए। 70 विधानसभा मतदान जारी है। सुबह से ही, सुबह 8 बजे से लोग यहाँ पर देखिए लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एक कर जो है वो मतदान कर रहे हैं। और अगर बात करें सुरक्षा की, तो वहाँ यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगर बात करें जो बुजुर्ग है जो आ नहीं पाते, उनके लिए रिक्शा का भी बंदोबस्त किया गया है, स्ट्रेचर का भी बंदोबस्त किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। और जो लगातार लंबी कतारें लगती जा रही है, एक एक करके लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी इनसे बात करेंगे। आज आप मतदान करने आए हैं, क्या कुछ सोच कर मतदान करने आए? किन मुद्दों को लेकर मतदान करने? राज्य का विकास हो, शांति समृद्धि बनी रहे। चलिए प्रदीप, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है।
वहां कवरेज लगातार जारी रहेगी। हमारे दोनों जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो एमपी के दिमनी में आपको बता दें कि मतदान के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है। मतदान केंद्र के बाहर दो पक्षों में पथराव हुआ है। पुलिस ने हुड़दंगियों को खदेड़ा है। तो फिलहाल दिमनी में मतदान के दौरान हिंसा की खबर भी अब सामने आ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शुरुआत ही हुई है। लगभग 2 घंटे का वक्त बीता और मध्य प्रदेश के दिमनी में हिंसा की वारदात सामने आई है। तो नरेंद्र तोमर की दिमनी सीट पर फायरिंग की घटना घटी है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। बात छतरपुर भी कर लेते हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह के नाती राजा के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या हुई है। बात मुरैना जिले की कर रहे हैं। तो मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर फायरिंग की घटना सामने आई है। दिमनी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं। छतरपुर जिले के राजनगर से विधायक विक्रम सिंह नातीराज पर गाड़ी चढ़ाने और उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। यानी कि आपको बता दें कि फिलहाल स्थितियां अब बिगड़ भी रही हैं। हम दिमनी का जिक्र कर रहे हैं। दिमनी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त 2 घंटे का वक्त हो चुका है, 2.5 घंटे का वक्त, और अब हिंसक घटनाओं की वारदात भी सामने आने लगी है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे खदेड़ने का प्रयास लगातार जारी है। देखिए जरा तस्वीरों को, देखिए, समझिए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर छिटपुट जो घटना है वो बढ़ रही है। देखिए खदेड़ने का काम जारी है। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसलिए भगवान की तरफ से इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के मसीहा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं सभी लोगों से अपील करती हूं कि वो वोट जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। मैं अपने गांव में, जो मेरा जो जन्म स्थान है, ग्राम नूडा, जिला टीकमगढ़, मैंने अपनी मतदाता सूची में, मेरा पहले भी वहाँ नाम था, वहीं पर फिर से मेरा नाम है मेरे गाँव में, ग्राम नूडा, जिला टीकमगढ़ में। मैं अपने गांव में अभी वोट डालने के लिए ही निकल रही हूँ। दीदी, दूसरा आपने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि बीजेपी, उसकी चर्चा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो इतना फेक वीडियो था कि उनको, वो खुद ही उसमें उसकी आवाज से आपको लग गया था। जो झूठ है उसको झूठी मानिए और यहाँ इसकी चर्चा मत करिए। वो किसी ने बहुत बड़ी फॉर्जरी की है, उनके खिलाफ FIR हो गई है और उनको ट्रेस किया जा रहा है कि सबसे पहले कहाँ से निकला वो, और अपराधियों पर कार्रवाई करवा के रहूंगी। तुरंत मुझे जैसी खबर लगी थी, हमने भोपाल में हमारे घर के पास में स्थित जो थाना में, कहा तो तुरंत साइबर थाने में जाकर, साइबर क्राइम थाने में तुरंत जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराओ। मैंने तुरंत ट्वीट किया था कि इस फेक वीडियो है, लेकिन जिसने भी ये नीचता की है मैं उसकी निंदा करती हूँ। दीदी के एंटी, देखिए उमा भारती को आप बता रहे हैं कि पूर्व CM रह चुकी हैं। उसी के साथ साथ टीकमगढ़ में इस वक्त उनका वर्चस्व माना जाता है। तो तमाम पूरी तैयारी कर चुकी हैं, लेकिन खराब उनका स्वास्थ्य है, लेकिन फिर भी वह सक्रिय नजर आई हैं। तो इस वक्त आपको बता दें मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ पे वोटिंग जारी है। इसी के साथ साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बन गए हैं और हमारे साथ तमाम अतिथि भी मौजूद हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। संजय राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और खेमचंद शर्मा बीजेपी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। जय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। ठीक है संजय राणा जी, इससे पहले आपके पास आ जाती हूं मैं।
क्या लगता है जो वोटिंग का प्रतिशत होता है वो क्या कहलाता है? क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि 2% से कम वोटिंग नुकसान पैदा करती है, 2% से ज्यादा वोटिंग कहीं ना कहीं फायदा। तो ये इस सिनेरियो को कैसे समझे, जरा बताएं। दीपिका, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि पहले समीकरण बहुत माने जाते थे। अगर आप 15-20-30 साल का अगर चुनावी गणित उठा के देखेंगे तो लगता था कि अगर बम्पर वोट हो रहा है, परसेंटेज बढ़ गए हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गए, तो लगता था कि सरकार में बदलाव चाहती है गवर्नमेंट। लेकिन आजकल ये पैटर्न को रिपीट नहीं किया सकता, पैटर्न पे कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि पैटर्न काफी तेजी से बदल रहा है। आपने कई स्टेट के चुनाव देखे होंगे जहां पे बम्पर वोटिंग हुई, पिछले बार से ज्यादा वोटिंग हुई, पर सेम गवर्नमेंट को रखा गया, गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, सेम गवर्नमेंट रिपीट हो गई है। तो कुछ चीजें जो फॉर्मूले थे, जो लोग पहले सदी में फॉर्मूला हुआ था, तो फॉर्मूलों में चेंजेस हो गया। तो अभी क्या है कि जनता का वोट जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कि अभी आई डोंट नो कितना परसेंटेज 9 बजे तक अभी आंकड़ा जारी किया जाएगा, कितने परसेंटेज वोट हुआ है। अगर वोटिंग परसेंटेज शाम के 5 बजे तक बहुत ज्यादा, मतलब 10% के ऊपर का अंतर या 5% के ऊपर का अंतर आता है, तो ये इस पे थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या पक्ष की पार्टी, इसका शासन चल रहा है। लेकिन ये कोई फॉर्मूला दीपिका भी रहा नहीं। ये फॉर्मूले में बदलाव बहुत कुछ आ चुके हैं। काफी हमारे पास एग्जाम्पल है जहां पे आपने देखा होगा कि बहुत बम्पर वोट हुए लेकिन सरकार नहीं बदली, कहीं पे बहुत कम वोट हुआ, सरकार बदल गई। तो कभी कभी ये फॉर्मूले चलते नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि हम सबसे अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाके वोट करें और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। और जो भी सरकार आपको उनको अच्छी लगती है उसको वोट देना चाहिए, जो देश के बारे में सोचे, जो समाज के बारे में सोचे, जो आपके बारे में सोचे और आपके विकास के बारे में सोचे, उसको हमेशा वोट करना चाहिए। देखिए, अब कुछ आजकल देख रही होंगी दीपिका जी, फ्री बीस का बड़ा पैटर्न चल रहा है। लेकिन फ्री बीस कब तक चलेगा? 5 साल, 10 साल, बहुत ज्यादा 15 साल, कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के बारे में सोचिए। देखिए, अगर आप इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं तो हो सकता है बड़ा अच्छी भावना लग रहा हो, लेकिन आपको अगर कल अपने बच्चों के बारे में या कल के बारे में सोचना है तो इससे ऊपर हट के आपको वोटिंग करनी पड़ेगी, आपको वोट अपने लिए करना पड़ेगा। लेकिन राणा साहब, ये चीजें जो है ना, वह यदि हम बात करते हैं कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होते हैं उनमें ये चीजें जो हैं वो सिनेरियो कुछ बदल जाता है, और यही फायदा जो है राजनीतिक दल उठा लेते हैं। जैसे हम कांग्रेस की बात लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस भी हमें साथ जुड़े हुए हैं। जयकिशन जी, क्या लगता है, यहाँ पर फ्री के जिक्र किया है राणा साहब ने कि इन तमाम फ्री चीजों को क्यों आप लेके आते हैं मैनिफेस्टो में? कुछ और विकास संबंधी बातें क्यों नहीं की जाती? चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा आपने कर दिया, तो कुछ और भी वादे किए जा सकते थे। ये फ्री का जुमला कब तक? जयकिशन जी। दीपिका जी, हाँ दीपिका जी, देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो देश के जनता के लिए ही बनाई गई, और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो अपने लिए और अपनों के लिए बनाई जाती हैं। जैसे जो कांग्रेस सरकार में योजनाएं बनी, चाहे वो नरेगा मनरेगा की बात, चाहे वो खाद्यान्न की बात, जिसको आज मोदी जी मुफ्त का भोजन कहते हैं, तो ये एक विशेष में विशेष समय के लिए बनाई गई, देश के हित में बनाई गई। लेकिन क्या कभी आपने कहा कि जिस नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहते हुए वो 2022 किसानों की आय तो दोगुनी नहीं कर सके, लेकिन अपने बेटे को कई हजार करोड़ का पानी बना चुकी है, अरबों खरबों का घोटाला देखकर वीडियो आपके सामने आ चुका। किसान तो आत्महत्या करने लगा, लेकिन इनका बेटा हजारों करोड़। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगी गई, और वो आप लगाएंगे, चाहे बात बीजेपी की कर लें, चाहे हम बात कांग्रेस की कर लें। खेमचंद जी, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, जो राणा साहब ने जिक्र किया कि अब जनता को ये सोचना चाहिए कि आप रेवड़ियां कब तक बांटेंगे, कब तक ऐसे वादे करेंगे। हालांकि बीजेपी खुद, यदि हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं, हमेशा से कहते हैं कि रेवड़ियों बांटे काम आप कर रहे हैं, तो बीजेपी भी तो वही काम कर रही है ना, क्योंकि वो पैटर्न जो है लगातार, वो छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, और कल जिस तरीके से मैनिफेस्टो राजस्थान का जारी किया गया उसमें भी तमाम चीजों का जिक्र था। तो ये जरूरत क्यों पड़ती है फ्री की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब लोगों की सहायता के लिए योजना बनाती है तो उसको प्लान करके बनाती है। हमने फ्री अनाज तो उसको हमने बजटेड किया, तो उसका प्लान किया। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोगों ने 2 महीने बांटा फिर बंद करना पड़ा, लगातार 2.5 साल कर और अगले 5 साल करे। हम लोगों ने जब हर घर में टॉयलेट बनाने की बात की तो बजटेड किया, उसके लिए प्लान किया।
हम लोगों ने जब वैक्सीनेशन की बात की तो उसको प्लान किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो भलाई के लिए जब काम करती है, तो फिर दूसरों के लिए रेवड़ियों का जिक्र क्यों? यदि आप ऐसा कहते हैं, दूसरों के लिए रेवड़ियों का जिक्र क्यों? राणा साहब, क्या लगता है यहाँ पे कथनी और करनी में अंतर नजर आता है क्या आपको? जरा एक मिनट रुकिए, मैं सभी का वर्जन ले लेती हूँ। हाँ, आपकी बात कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आप दूसरे की ले लेना। हाँ हाँ, ये बड़ा ही पॉजिटिव थी, जिसके लिए आपको दूसरों को चलाना पड़े। हाँ, हिमाचल में उन्होंने बोला कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, हाँ, लेकिन सैलरी देने के लिए भी हाँ, उनको केंद्र से पैसे मांगने पड़े, हाँ, तो फिर और कर्ज लेना पड़ा। तो रेवड़िया कहते हैं हाँ, आप अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो, हाँ, रिसोर्सेज को प्लान करो। अगर हाँ, आपके पास पैसा है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप वेलफेयर शुरू करो, कौन मना करता है? अगर आपके पास पैसे ही नहीं है और वेलफेयर की स्कीम आप प्रॉमिस कर देते हो, उस पर काम नहीं कर पाते, वही हाल कर्नाटक में, वही हिमाचल में हुआ, छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या किया, वो बड़ी बड़ी प्रॉमिस कर दो। कर्नाटक में कहते ना अंत भला तो सब भला, कांग्रेस ने तो बाजी मारी ना वहां पर। चल, बहरहाल आपकी बात आ गई जी। राणा साहब का रुख कर दे। राणा साहब, क्या कहेंगे आप? हाँ, दीपिका, देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे देश को आजादी के तकरीबन 75 वर्ष हो गए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मूलभूत सुविधाएं जो सरकार जनता को मिलनी चाहिए, जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, देखिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड हो गई, मकान हो गए, अस्पताल हो गए, एजुकेशन हो गए, बहुत छोटी छोटी चीजें, ये तो आज से 50 साल पहले हो जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं पहुंची है। हाँ, तो दुर्भाग्यशाली। अगर मैं इनको एग्जाम्पल, जो सारे राजनीतिक दल यहाँ बैठे हुए, 1969 में अगर आप जाके देखेंगे सिंगापुर का हालत क्या था और सिंगापुर आज कहाँ पे वर्ल्ड में, तो आप जैसे 20 साल में बदल गया। चाइना को देख लीजिए, 90 में कहा था हमारे से पर व्यक्ति आया चाइना की कम थी, और आज हमारी स्थिति क्या है, चाइना की स्थिति क्या है, क्योंकि बताना जरूरी है। क्योंकि ऐसा है कि आप क्या दे रहे हो, फ्री 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों? हम तो कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात करते हो, आप क्या कर रहे हो, कल को, यानी जो बीत चुका कल को संवारने के लिए पैसे लगा रहे हो और आने वाला कल को खराब कर रहे हो। तो जब आप बीता हुआ कल को संवारने के चक्कर में रहोगे तो आने वाला कल तो खराब हो जाएगा, यानी भविष्य ही खराब कर दिया। देखिए, अब पेंशन देना कोई बुरा नहीं है, लेकिन पेंशन देना ही क्यों? तकरीबन 148 करोड़ लोग देश में जनता जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, यानी आप और हम लोग हैं, हमारा भी तो जीवन यापन चल रहा, हम तो पेंशन से काम नहीं कर रहे हैं। हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हमें पेंशन की जरूरत ना पड़े। ये लोग लुभावने वादे जो होते हैं नहीं होने चाहिए। हाँ, जो मजबूर है, हम कहते हैं गरीबों को एजुकेशन दो, गरीबों को फ्री बिजली दो, गरीबों को फ्री इलाज दो। हम कहते हैं सबके लिए फ्री इलाज होना चाहिए, लेकिन फ्री वीज का नहीं होना चाहिए। देखिए, फ्री वीज, अभी एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, सारी अर्थव्यवस्था, चाहे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था हो, हिमाचल की अर्थव्यवस्था हो, या जो भी फ्री बीज के स्टेट है, उनकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, उनके पास पैसा देने के लिए नहीं है। अब वादा इन्होंने किया था कर्नाटका में कि बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, अभी तक कोई 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं हो, लेकिन 40% बिजली का प्राइस बढ़ गए हैं। हाँ। महिलाओं के लिए बोला गया था कि बसों में फ्री। तभी मैंने राणा साहब कहा, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, और यदि ये बात जनता समझ जाए तो फिर सिनेरियो ही कुछ और बन जाता है। चलिए जी, बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर किशन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कि भूपेश बघेल के लिए बीजेपी का क्या अब चुनौती बन गई है? इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी एक ऐसे नेता जो गुजरात मॉडल की तरह झूठा मॉडल नहीं कि चपटी हुए पैकेट में डाल करके भारी रेटों में बेचना, ये छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं। छत्तीसगढ़ मॉडल वो है जहां पर जब पूरे देश के किसान परेशान थे, तो वहां के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने धान को अच्छे रेट में खरीदा, गेहूं को अच्छे रेट में खरीदा, किसानों के सुविधा के लिए वहां पर गोबर की मूत्र की खरीदारी की, और जो भी छोटे मोटे व्यवसायी हैं उनको हर वो सुविधा देने का काम किया जो एक प्रदेश सरकार के हाथ में होती। इस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी हो, चाहे उनकी इनकम टैक्स, उनको बदनाम करने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए वहां तरह तरह की उनकी कोशिश कर ली, लेकिन मोदी साहब पे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उनके हाथ में। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने बड़े अच्छे ढंग से सरकार चलाया, ना वहां की जनता अपने काका को, भूपेश बघेल को पुनः मुख्यमंत्री जा रही है। इसमें कोई इधर उधर की बात करना संभव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां चुनाव एक तरफा हो। अच्छा, खेमचंद जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि सत्ता तो 15 साल से गई हुई थी और 15 साल से आप ही के पास थी, और इसके बाद भूपेश बघेल से सत्ता छीन पाएंगे आप? क्योंकि महादेव ऐप को लेकर भुनाया तो बहुत गया, लेकिन भूपेश बघेल वापस से फॉर्म में नजर आ गए हमको अंतिम चरणों में।
कहते हैं दिया बुझने से पहले टिमटिमाता है, दूर करता है। तो ये हाल भूपेश जी का हो रहा है। भूपेश जी ने करप्शन किया है, डिपार्टमेंट में करप्शन किया है, इवन गोवर्धन में करप्शन किया है। इस तरीके से लालू जी चारा खा तो गोवर्धन तक खा गए। कोई भी डिपार्टमेंट उन्होंने नहीं छोड़ा यहाँ पे करप्शन नहीं। जब से वो आए तब से वहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ गया, अपीजमेंट की पॉलिसी बढ़ गई, कट्टरपंथ बढ़ गया, हाईलाइनर्स बढ़ गए, फंडामेंटलिस्ट बढ़ गए। लगातार उन्होंने जो भारत की संस्कृति है, भारत के मूल निवासी हैं, हिंदू में उनका अपमान किया है, किया है, सेकेंड क्लास सिटीजन का उन्होंने व्यवहार किया है। और जितनी भी योजना है उनमें से किसी भी योजना को वो धरातल में उतार चुका है। और तो केंद्र सरकार के जो अच्छे कार्य हैं, केंद्र सरकार की योजना है जो जन जन तक जानी चाहिए थी, लाभ जन जन तक पहुंचना चाहिए था, उसको भी अटकाने भटकाने का काम नहीं किया। फ्री में राशन आदरणीय दे रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इन तमाम चीजों को लेके एक बात जहन में आ रही है मेरे कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की बात करी जाए, मोदी की गारंटी यानी कि हमेशा से देखा गया, हम 5 राज्यों का चुनाव का जिक्र भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो फेस रखा गया है वो पीएम मोदी का रखा गया है। रमन सिंह को तो इतना सामने लेके नहीं आया गया, हालांकि बात की हम बात नहीं करें, लेकिन सामने रमन सिंह को नहीं रखा गया था। क्या वजह? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है और हमारे पास हर राज्य में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। तो कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है। एक ही कार्यकर्ता बनेगा। तो सीएम का चेहरा होंगे ना रमन सिंह के, नहीं होंगे? ये बताइए ना, सीएम का चेहरा रमन सिंह होंगे या नहीं? सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अब चेहरा प्रस्तुत नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और कंबाइन तरीके से कंबाइन लीडरशिप में चुनाव लड़ती है और कंबाइन लीडरशिप में चुनाव लड़ते हुए हम अपने हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कैडर चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सीएम भी बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। हम जीतने के बाद तय करेंगे। नहीं, जो सीएम फेस होगा ना, पहले तो आप जनता के सामने वही लेके आएंगे ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन हर जगह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, यानी कि मैनिफेस्टो में भी जिक्र कर दिया जाए प्रधानमंत्री की गारंटी, तो इसे कैसे लेंगे? तो जाहिर सी बात है जनता कुछ और ही समझेगी ना। प्रधानमंत्री हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। जब वो कोई गारंटी दे रहे हैं, इसका मतलब कोई भी कार्यकर्ता जो सीएम की पोजीशन पे आएगा, सीएम की जिम्मेदारी लेगा, उनको जरूर पूरा करेगा, क्योंकि गारंटी सबसे बड़े नेता से, गारंटी हमारे शीर्ष नेतृत्व से। इसीलिए हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, लोगों को विश्वास हो रहा है कि पीएम अगर गारंटी दे रहे हैं तो कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा तो जरूर काम होगा, 100% काम होगा। पीएम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है। इसीलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से वापस हो रही है। ठीक है राणा साहब, क्या लगता है आपको, चूंकि जिस तरीके से आपको याद होगा कि दिवाली पर भूपेश बघेल ने महिलाओं की घोषणा के लिए एक तुरुप का पत्ता चला था, यूं कहें कि तमाम घोषणा हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की बात कही। इसे हम क्या कहें, क्या डरे हुए थे, क्या लगा उनको कहीं चीजें हाथ से फिसल ना जाएं, क्योंकि महादेव ऐप भी इस स्तर पर बदला हुआ है उनके? देखिए दीपिका, हम जब छत्तीसगढ़ की चर्चा करते तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां पे लग रहा था कि कांग्रेस के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है और आसान जीत सी नजर आ रही थी। बिकॉज अगर आप चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल निष्क्रिय रही। जहां तक रमन सिंह की बात की, रमन सिंह तो कहीं दिखे भी नहीं। देखिए, कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। भारतीय जनता बहुत देर में एक्सेप्ट किया फैक्ट को। अगर वो जीत भी जाती भारतीय जनता पार्टी तो रमन सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे। हमारे खेमचंद नहीं बोल सकते, हमारे मित्र है, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि जो काम करेगा, देखिए आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बनना चाहिए, नॉन आदिवासी नहीं बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप विरोधाभास भी होता। अब मैं आते हैं आपके मुख्य मुद्दे पे। देखिए, ये भूपेश बघेल ने काफी कुछ अच्छे भी काम किए, वैसे नहीं बोलता कि बिल्कुल ही उन्होंने कुछ काम नहीं किया। काफी योजनाएं उनकी बड़ी अच्छी थी, धरातल में कितनी उतर पाई वो सोचने का विषय, उस पर प्रश्न उठाया जा सकता है, उस पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन कार्य उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन जो समीकरण पिछले 6 महीने में 3 महीने में बदले हैं, वो समीकरण थोड़े से बदल गए थे। पिछले बार के चुनाव देखेंगे 18 के तो 68 सीट और 15 सीट थी। एकदम लग रहा था कि भूपेश बघेल कहीं मतलब 50-60 सीट तो ऐसे पा जाएंगे। लेकिन आज के सिनारियो में अगर देखें तो भूपेश बघेल अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनाव को फंसा दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन नेक टू नेक फाइट हो गई है, जो जैसे लग रही थी 1-1.5 महीने पहले कि नेक टू नेक होगा। तो कहीं ना कहीं जहां तक बात कर रहे थे महादेव ऐप, देखिए महादेव ऐप का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से चीजों को उठाती है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मेरा अपना आकलन है कि हमें नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत ज्यादा वहां की जनता को असर होगा। वहां की जनता ये देख रही है कि मेरे लिए कौन, मैं बार बार बोलता हूँ, जनता आज से 25-30 साल पहले की जनता और आज की जनता में बहुत अंतर है। राजनीति और राजनीति करने वाली पार्टी और जनता तीनों बदल चुकी है। वो हमेशा अपने हित के बारे में सोचती है और अपने समाज के हित के बारे में सोचती है। उनको अगर किसी भी चेहरे पे अगर लगता है कि मोदी का चेहरा, आप पूछ रही थी हमारे मित्रों से, देखिए मोदी का चेहरा आज देश में और विदेशों में सबसे बड़ा चेहरा है, और कोई भी पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे को भराने की कोशिश करती है, उसमें कोई कुरेज नहीं है। लेकिन ये भी मैं बोल रहा हूँ दीपिका, कोई गारंटी भी नहीं है कि मोदी के चेहरे पे आप जीत जाएंगे, लेकिन हाँ, ये एक तरह से वैल्यू एड सर्विसेज की तरह है, इन्फ्लुएंस करने वाले चेहरा है, जो कहीं ना कहीं वोटरों को इन्फ्लुएंस करता है और उन पे लोगों का आज भी विश्वास है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है लीडरशिप में विश्वास होना। कोई, चलिए एक बार राणा साहब को रोकना चाहूंगी। Whether it is educational facilities, whether it is potential employment, whether it is what is happening with the self-help groups, how is the PDS, the food distribution system, how is it functioning? All these things are taken into account by the voter. He doesn't or she doesn't look at any one thing. When they go for a symbol, they have thought about what would be delivered by that party in a totality. And then they vote for the party. Sir, one more question for you. Do you think the narrative of scams, whether it is Mahadev scam, Kalika scam, or whatever has been put up by the BJP, is going to impact the voters this time around? People are asking about the Operation Lotus. Who funds Operation Lotus? Then they go to asking about things. It's become stale, the misuse and overuse of ED for political purposes. It has lost its credibility. The ED has lost its credibility completely as an independent and a fair inquiring agency. Sir, the people of Sarguja in particular in the last assembly. चलिए, डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव को आप सुन रहे थे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद भी महाकवरेज लगातार जारी।